आप सुन रहे हैं कहानी इस कदर प्यार है का भाग 12। नीमा अपने कमरे में अकेली बैठी हुई थी। तभी मौसी आके उसे आवाज़ देती है। नीमा। मौसी की आवाज़ पर नीमा चौंक कर उनकी ओर देखती है। उनकी गोद में एक नन्ही बच्ची थी, जिसे देख वह उठ के बैठ गई। ये देखो, ये है नन्ही परी। आहा, देखो तुम्हें देख कैसे मुस्कुरा रही है। नीमा भी उस नन्ही बच्ची की निश्चल मुस्कान को देखती रह गई। खुले आकाश की रुई के फाहे से बादलों से गाल थे उसके हवा में फेंकती बाहें झट से वे थाम लेती है, जिसे वे अपनी मटर सी गोल आंखें नीमा की ओर टिकाकर मचल उठी। नीमा उसे गोद में लेने को मचल उठी तो मौसी ने भी उसे नीमा की गोद में बैठा दिया। वह उसे बहलाते खुद भी मुस्करा रही थी। नन्ही परी अब उनकी उंगलियों से खेलने लगी थी। ये देख मौसी खाना लगाने को कहकर वहां से चली गई। रसोई में दीपा अपना खाना परोसकर खाने भी लगी थी। अरे मैं आ तो रही थी, चलो तुम खाओ, मैं प्रथम के लिए खाना लगाती हूँ। वह मुस्कुराकर उसको देखती गैस पर पूरी के लिए कढ़ाई चढ़ाने लगी। खाते खाते दीपा का ध्यान अब उनकी ओर गया तो वह सपकाकर पूछ उठी, गोल्डी कहाँ है माँ? नीमा के पास। वे इत्मीनान से जवाब देती हैं, लेकिन दीपा के हाव भाव अवाक बने रहे। उस पागल के पास आपने छोड़ दिया? कैसी बात करती है? मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, वो बिल्कुल ठीक है, पर बस तुम आराम से खाना खाओ, फिर जाकर नीमा से मिलाना। रिश्तों को समझना सीखो, समझी ना? चलो अब मुझे प्रथम के लिए खाना लगाने दो। वे जितनी आसानी से मुस्कुरा कर अपनी बात कह गई, दीपा के चेहरे को देखकर लग रहा था कि उसे कुछ समझ नहीं आया था। वह उलझी सी खड़ी अपनी माँ को देखती रही। वे प्रथम को खाना लगाकर दीपा को लिए नीमा के पास आई तो दीपा अपनी सोच के विपरीत नीमा को वो वाकई हैरान रह गई। नीमा यूँ तो वाकई काफ़ी उजले रूप और तीखे नाक नक्श की थी, मानो पहाड़ से उतरी कोई अनछुई नदी सी। पर गुजरे दिनों में उसकी काया काफ़ी मलिन हो गई थी, जिसे वे अपनी माँ द्वारा भेजी तस्वीर से देख चुकी थी। पर आज उसे लगा कि इतनी जल्दी नीमा कैसे बदल गई, बल्कि उसकी काया जैसे और निखर आई हो। यूँ तो पहाड़ी अंचल में सभी की काया में अलग ही उजास समाहित रहता है, पर दीपा की रंगत कुछ गहरी गेहुए रंग की थी, बिल्कुल अपनी माँ जैसी। बस ठंडे कनाडा में रहने से उसकी हाव भाव में थोड़ी गर्वीली ऐंठ सी समाई रहती थी। बच्ची अभी भी आराम से नीमा की गोद में सर रखे उसकी उंगलियों से खेल रही थी। ये देख दीपा उसके पास आती बच्ची को अपनी ओर खींच लेती है। अचानक ऐसे व्यवहार से नीमा चौंक कर उसकी ओर देखती है। बच्ची भी कुछ कुमला उठी थी, मानो अचानक उसके हाथ से कोई खिलौना छूट गया हो। पर मौसी तुरंत स्थिति संभालती ही बोल उठी, बहुत तंग किया ना मौसी को, लाओ अब मेरी गोद में दो। बच्ची अब उनकी गोद में आ गई तो दीपा आंखों से अपनी माँ का इशारा समझती धीरे से मुस्कुरा दी। अब वे अपनी उंगलियां उसकी आंखों के सामने किसी खिलौने की तरह किए उसे बहलाती रहीं। वे इधर उधर की बातें कर जल्दी ही वहाँ से उठ गईं। नीमा के पास ज़्यादा कुछ बोलने को था नहीं, बस उनकी बातों का हाँ या नहीं में उत्तर देकर मौसी के कहने पर अपना खाना लेने उठ गई थी। उसके जाते दीपा तब से अपने मन में जब्त की बात उगल बैठी। इधर तुमने तो इसकी काया ही बदल दी, आखिर इतना करने की क्या ज़रूरत थी? दीपा गुस्से में अपने होंठ चबा रही थी। ये देख वे उसके होंठों के अंदर गहरी मुस्कान का दबाव बनाती हुई बोली, करना तो पड़ता है ना अपनों के लिए। दीपा एकदम से कनखनी से देखती है। हाँ हाँ, करो, पालो पोसो, हमेशा मुझसे हर चीज़ में आगे रहती थी, अब तुम भी करती रहो इसकी सेवा। दीपा भुनभुना उठी थी। अरे बुद्धू, सेवा तो ये करेगी तुम्हारी, सब तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ। ये तो अभागी है, किस्मत वाली तो तू है। कोई रंग उजला होने से किस्मत उजली थोड़ी हो जाती है। तुम ही देखो, तुम कहाँ कनाडा में शादी करके सुखी से हो, तो ये अनाथ अब किसके लिए जिएगी? कौन है जो इससे पूछेगा?
वो तो मैं हूँ जो यहाँ ले आई, नहीं तो किसी आश्रम में पड़ी रह जाती। वे हतप्रभता से अपनी माँ को देखती रही। कनाडा में कहाँ मिलती है काम करने वाली, और डिलीवरी के बाद से तुम्हारी नौकरी भी तो छूट गई। अब इसे ले जाओगी तो तुम्हारा काम भी तो आसान होगा ना। बच्ची अब अपनी नानी की लंबी चोटी से खेलने लगी थी। ओह अच्छा, और क्या समझती तू बड़ी देर से है। इसे ले जाओ, आखिर यहाँ रह के करेगी भी क्या। इसका बाप जो था वो तो मर गया, इसे तो मैंने बताया भी नहीं, और बताने की आखिर ज़रूरत भी क्या है। कौन सा इसके लिए कुछ कर भी गया था। मैं तो हरदम यही कोशिश कर रही हूँ कि इसका यहाँ से मोह भंग हो और ये तुम्हारे साथ कनाडा चली जाए, पर प्रथम राजी नहीं होंगे। ओहो, तो कल लेना राजी। वो पत्नी भी क्या जो अपनी बात पति से न मनवा सके। और रही बात वीज़ा इत्यादि की, तो वो सब तो मैंने पहले से ही तैयार करवा लिया है। क्या सच? अब अव्यक्त खुशी दीपा के चेहरे पे दमक उठी, तो वे अपनी बेटी का प्यार गाल से छूती हुई मौसी हाँ में सिर हिला देती है। अब तक खेलते खेलते नन्ही सो गई थी, तो उसे गोद में लिए दीपा उठकर जाने लगी। उसे देखते ढेरों विचार उनके मन में घुमड़ने लगे, जैसे कई साल पीछे मन दौड़ता भागता चला गया हो, जब हर बात पर माँ की उन दोनों बहनों में तुलना कर देती। मन चिढ़ कर रह जाता। गीता की शादी भी कॉलेज के स्मार्ट लड़के सुरेश से हुई, जबकि उसकी शादी के लिए माँ बाप की जूतियाँ घिस गईं। तब जाकर कहीं बीमा कंपनी का कोई बाबू मिला। क्या रूप से किस्मत चमक जाती है? नहीं, वक्त के साथ उसने सिद्ध कर दिया कि रूप के साथ किस्मत नहीं खिल जाती। आखिर हर चमकती चीज़ सोना तो नहीं होती। मौसी अपनी ही सोच में तो पल वहाँ बैठी रह गई। ये लो, तुम्हारे फॉर्म में करेक्शन कर दिए, आज ही लास्ट डेट है, जाकर जमा कर दो। फॉर्म अपनी छोटी बहन की ओर बढ़ाता है देव। थैंक यू भैया, अब तो मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। क्यों? चौंक कर देव उसकी ओर उठकर देखता है। पता नहीं, पर जब आप फॉर्म भरते हो ना, तब हमेशा एक बार में ही सेलेक्ट हो जाता है। मेरे से पता नहीं क्या गलत हो जाता है, कहती हुई अपने ही सर पर टीप मारती है। मैं ध्यान से काम जो करता हूँ, बड़े गंभीर स्वर में बोलता देव। अब अवनी की ओर से नज़र हटाकर खिड़की के पार देखने लगता है, जहाँ से सड़क का छोर दिख रहा था। शायद उसे कार्तिक का इंतज़ार था। वे जाने से पहले अपने भाई का चेहरा देखती है, जहाँ गहन उदासी उसे दिख रही थी। उसे कारण भी पता था कि उसका भाई नीमा की गुमशुदगी से परेशान है। यकीनन उसके भाई का दिल कितना अच्छा है, किसी अनजान लड़की के लिए वे कितना फिक्रमंद था। वे सोचती ही बाहर चली जाती है। देव, वे पुकार पर सर उठाकर देखता है। कार्तिक देहरी पे खड़ा उसे आवाज़ लगा रहा था। शायद उसके देखने से पहले ही वे घर के अंदर आ चुका था। कुछ पता चला? देव के प्रश्नों से कहीं ज़्यादा उसके हाव भाव से ये बात प्रकट हो रही थी। ये सुनते कार्तिक का खिला चेहरा पल में मुरझा जाता है। नहीं, कितना सर्च करूं यार, तू भी तो गली गली की खाक छान चुका है। अब तू ही बता, इस शहर में कितने तो बीमा वाले होंगे, उनमें से उसका मौसा कौन सा रहा होगा, कैसे पता चलेगा भाई। देव की निराशाजनक आंखें अब झुक गई थी। ये देख कार्तिक उसके पास बैठता हुआ, उसके कंधे पर अपनी बाँह फैलाता हुआ सांत्वना देता हुआ कहता है, यार तेरे लिए कहाँ कहाँ की खाक छानता फिर रहा हूँ, पर कुछ सही से अता पता हो तभी तो ना मिलेगा। कोई आइडिया भी दिमाग में आ रहा हो, बता ना, क्या करूँ तेरे लिए। इस वक्त कार्तिक के लिए बस अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करने का जुनून था। बस छोड़ दे, जाने दे। किसी कसक के साथ उसके गले से जैसे कोई दर्द फूटता है। कार्तिक आश्चर्य से देव की ओर देखता है। हाँ, जाने दे, बहुत कर लिया तूने मेरे लिए, शायद अब आगे का रास्ता हमारे लिए बना ही नहीं है। कार्तिक साफ साफ देख पा रहा था कि किस हालात में देव के मुंह से ये शब्द निकले होंगे, पर वाकई अब उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। चल बाहर चलते हैं कहीं, कहते हुए देव उठकर बाहर की ओर चल देता है, तो कार्तिक भी उसके पीछे पीछे चल देता है। आखिर क्या होगा आगे, क्या कर पाएगा देव नीमा के लिए? क्या वे तलाश पाएंगे नीमा को? ऐसे ही प्रश्नों को ढूंढते हुए सुनिए आगे की कहानी इस कदर प्यार है।
धन्यवाद।